बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा आप लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो रसायन की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। रसायन की अवधारणा में हमने 5 प्रकार के नियमों को पढ़ने का कार्य किया था। रासायनिक जो भी समीकरण होते हैं उनमें किस प्रकार से पदार्थ बनते हैं, जैसे कि द्रव्य की अविनाशिता के बारे में हमने पढ़ने का कार्य किया था। गुणात्मक अनुपात के नियम को हमने पढ़ने का कार्य किया था। तो इन्हीं 5 नियमों के बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है परमाणु तथा अणु की अवधारणा। परमाणु तथा अणु की अवधारणा में अगर हम बात करें तो परमाणु तथा अणु की अवधारणा में आता है कि सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने 800 ईसा वर्ष पूर्व यह बताया कि द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर होता है। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, अविभाज्य मतलब जिनको और अधिक छोटे भागों में तोड़ने का कार्य नहीं किया जा सकता। अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण संयुक्त होकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, जिसको हम पूर्ण रूप से किसके नाम से जानते हैं, अणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। महर्षि कणाद का ये मानना था कि पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं उनका निर्माण अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर होता है, और पाए जाने वाले ये सूक्ष्म कण जो होते हैं वह आप संयुक्त होकर बड़े कण के निर्माण का या अणु के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये प्रमुख रूप से जो अवधारणा थी ये परमाणु के तथा अणु के प्रति प्रमुख रूप से महर्षि कणाद की अवधारणा थी। इसके बाद ग्रीक का दार्शनिक अरस्तु आया, जिन्होंने प्रमुख रूप से अरस्तु और प्लेटो आए, तो इन्होंने प्रमुख रूप से अपने विचार रखे कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित करने का कार्य किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे महर्षि कणाद ने कहा कि अविभाज्य है, इसको छोटे छोटे कणों में बांटने का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रीक के दार्शनिक जो अरस्तु और प्लेटो थे उनका ये मानना था कि नहीं, द्रव्य के कणों को हम छोटे छोटे भागों में प्रमुख रूप से तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने प्रमुख रूप से परमाणु की सबसे पहली थ्योरी को प्रमुख रूप से प्रस्तुत करने का क्या किया, कार्य किया। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया सन 1808 में कि द्रव्य की कणिक संरचना तथा परमाणु संबंधी विचार प्रस्तुत किया। द्रव्य की कणिक संरचना का मतलब समझ लीजिए। द्रव्य की कणिक संरचना होता है, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। यही परिकल्पना जो थी इसको द्रव्य कणिक परिकल्पना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके संबंध में इन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया। किसके संबंध में, द्रव्य की कणिक संरचना तथा पाए जाने वाले परमाणु के संबंध में इन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि पदार्थ का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा अविभाज्य होते हैं। उन्हें हम परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए, परमाणु की एक बहुत छोटी सी परिभाषा, लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत टेक्निकल परिभाषा आपके सामने है। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थ का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ से एक पहला क्वेश्चन जो प्रमुख रूप से अति लघु के अंतर्गत बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनने का कार्य करेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन भाग लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन भाग लेते हैं, कण भाग लेता है, अणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। तो आपको किसके ऊपर टिक करना है, परमाणु के ऊपर प्रमुख रूप से आपको टिक करने का कार्य करना है। क्यों करना है, क्योंकि जॉन डाल्टन ने बताया कि द्रव्य का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जो प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत क्या करते हैं, भाग लेते हैं तथा अविभाज्य होते हैं। उनको और छोटे छोटे भागों में बांटने का कार्य नहीं किया जा सकता। द्रव्य में पाए जाने वाले इन्हीं कणों को हम प्रमुख रूप से परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परमाणु के बाद आगे आइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इन्होंने प्रमुख रूप से अपने सिद्धांत के संबंध में कुछ बातों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बताता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताता है कि पदार्थ या तत्व का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। पाए जाने वाले इन्हीं कणों को हम परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरी परिकल्पना निकल के आती है, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। मतलब जो परमाणु होता है वो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे हम प्रमुख रूप से और छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का कार्य नहीं कर सकते, तथा यह रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति परिवर्तित नहीं होता। आप जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से अणु को या परमाणु को प्रमुख रूप से परमाणु को आप लेने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें कोई परिवर्तन होने का कार्य नहीं किया जाता। याद रखना, दूसरे पॉइंट में डाल्टन के दूसरे पॉइंट में है कि परमाणु का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं होता। तीसरी हेडिंग के अंतर्गत आ जाइए, लिखा है, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार व अन्य गुणों में समानता पाई जाती है। इसको मतलब समझ लीजिए, एक तत्व जो होता है उसमें पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान समान होते हैं, उनके आकार समान होते हैं, और उनके गुण भी प्रमुख रूप से कैसे होते हैं, समान होते हैं। चौथे पॉइंट के अंतर्गत आ जाइए, लिखा है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तथा यौगिक के परमाणु के निर्माण में क्या करते हैं, कार्य
यौगिक कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा कि पाए जाने वाले जो अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जब ये इनको एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत बनाने का कार्य किया जाता है, तो ये निश्चित अनुपात में मिलने के पश्चात प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जिस संरचना के निर्माण का कार्य करते हैं, उसे हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली यौगिक परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पांचवें हेडिंग के अंतर्गत या पांचवें पॉइंट के अंतर्गत तो लिखा है एक यौगिक के सभी परमाणु कैसे होते हैं, समान। मतलब कोई भी यौगिक लेने का हम कार्य करते हैं तो उनमें से प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो परमाणु हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनमें से कुछ अवधारणाएं आगे जाके प्रमुख रूप से गलत भी होंगी। तो अभी तो ये जॉन डाल्टन की परिकल्पना है, डाल्टन ने सोचा कि प्रमुख रूप से इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से परमाणु को डिफाइन करने का या उसको परिभाषित करने का कार्य कर सकते हैं। छठवें पॉइंट में आ जाओ, लिखा है परमाणु अविनाशी। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अविनाशी का मतलब क्या होता है, अविनाशी का मतलब इसको आप नष्ट करने का कार्य नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि परमाणु को हम पूर्णतः नष्ट कर दें तो ये संभव नहीं होता। इसे ना तो बनाया जा सकता है, मतलब परमाणु ऐसी संरचना होती है कि आप इसके निर्माण का कार्य नहीं कर सकते, ये पहले से प्रकृति के अंतर्गत क्या होते हैं, उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर आप सोचो कि किसी परमाणु को नष्ट करने का कार्य कर दें तो यह प्रमुख रूप से अविनाशी कण है, इसको आप किसी भी प्रकार से नष्ट करने का कार्य नहीं कर सकते, इसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते। यह अविभाज्य होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत भाग लेता है और किसी भी प्रकार से प्रमुख रूप से परिवर्तित होने का कार्य नहीं करता। यही प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलो आगे आ जाओ, अगले टॉपिक पे आओ, लास्ट टॉपिक आज का। अगला टॉपिक है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग, मतलब हम इसके क्या उपयोग कर सकते हैं, इससे हमें क्या जानकारी से परमाणु के बारे में प्राप्त होती है। तो पहला पॉइंट आता है, यह परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम तथा स्थिर अनुपात जैसे नियमों की व्याख्या नहीं करता। अनुप्रयोग का मतलब ये नियम किन किन नियमों के अन्य नियमों के पालन का कार्य नहीं करता, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कार्य नहीं करता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार प्रमुख रूप से यह माना जाता है कि पाए जाने वाला द्रव्यमान जो होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर पाए जाने वाला द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव नष्ट नहीं होता। जितनी मात्रा में अभिकारक के अंतर्गत कार्य करते हैं, उतनी ही रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव क्या होती है, प्राप्त होती है। पहला नियम हमने आपको रासायनिक के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में, रासायनिक संयोग के संबंध में हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उनमें सबसे पहला नियम हमने यही पढ़ा था। और तथा स्थिर अनुपात का नियम, मतलब यह नियम ये भी नहीं बताता कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कोई भी अभिकारक जो होता है उसके अंतर्गत पाए जाने वाला अनुपात कैसा रहने का कार्य करता है, कितने अनुपात में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अभिकारक के अंतर्गत पाया जाने वाला जो कण होता है, परमाणु होता है, वो उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरे पॉइंट पे, यह सिद्धांत गुणित अनुपात के नियम को भी स्पष्ट नहीं करता, ये भी आपने पढ़ रखा है, गुणित अनुपात का नियम पिछले वीडियो के अंतर्गत हम बता चुके हैं। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, डाल्टन परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता को व्यक्त नहीं करता। मतलब यह सिद्धांत प्रमुख रूप से यह भी नहीं बताता कि पाया जाने वाला प्रमुख रूप से परमाणु जो होता है वह प्रमुख रूप से भिन्न भिन्न तत्वों में अलग अलग रहने का क्या करता है, कार्य करता है, इसकी व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जाती। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना के मूलभूत विचार को प्रस्तुत नहीं करता। यह सिद्धांत प्रमुख रूप से द्रव्य की मूल संरचनाओं को बताने का कार्य नहीं करता कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, प्रकृति में ये प्रमुख रूप से किस प्रकार से उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, इसके बारे में कोई व्याख्या प्रमुख रूप से करने का कार्य नहीं करता। तो ये प्रमुख रूप से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत पाई जाने वाली अनुप्रयोग या प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इसकी क्या है, कमियां हैं। ये क्वेश्चन प्रमुख रूप से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन प्रमुख रूप से क्या थे, डाल्टन ने क्या सिद्धांत प्रस्तुत करने का कार्य किया, उनके नियम के प्रमुख रूप से क्या उपयोग है, अपने नियम में उन्होंने क्या कहा, उनके नियम की क्या क्या कमियां थी, ये आपके सामने प्रमुख रूप से ये टॉपिक आपके सामने उपस्थित है। तो आगे के टॉपिक हम आगे फिर कल पढ़ेंगे, फिर से आगे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।